गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखो, हमने समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन दोनों अच्छे से डिटेल में पढ़ लिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे कि समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या उन दोनों विभाजनों में अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं समानताएं। तो देखो, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में दोनों में ही क्या होता है कि जब विभाजन शुरू होता है तो जो गुणसूत्र होते हैं वो क्रोमेटिन जाल के रूप में पाए जाते हैं, और उन क्रोमेटिन जाल से फिर क्या है, आगे चलकर जैसे जैसे विभाजन शुरू होता है वैसे वैसे क्या होता है, गुणसूत्रों का निर्माण होता है। दोनों में ही, समसूत्री विभाजन में भी होगा और अर्धसूत्री विभाजन में। तो पहली समानता क्या हो गई, क्रोमेटिन जाल संघनित होकर क्या करता है, गुणसूत्रों का निर्माण करता है। ठीक है, तो देखो लिख लेते हैं इसमें। पहला क्या होगा, क्रोमेटिन जाल से गुणसूत्रों का निर्माण। ठीक है, अब अगला देखो कि अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन दोनों में ही क्या होगा कि जब कोशिका का विभाजन होगा तो क्या है, तर्कु तंतुओं का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन में भी होगा और समसूत्री विभाजन में, क्योंकि जब निर्माण होगा तो तर्कु तंतुओं के निर्माण से ही क्या होगा कि जो गुणसूत्र है वो पहले मध्य पटलिका पे आएंगे और फिर क्या है, ध्रुवों की तरफ गति करेंगे। तो दूसरी समानता क्या हो गई कि दोनों ही विभाजनों में क्या होता है, तर्कु तंतुओं का निर्माण होता है। ठीक है, तर्कु तंतुओं का निर्माण। अब तीसरी समानता क्या होती है कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन दोनों में ही क्या होता है, एक तो जो केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाई जाती है और दूसरी जो प्यारे बच्चों नमस्कार। केंद्रक झिल्ली होती है, हम लोग हमारी वो दोनों ही क्या होती है, पहली पाठ्यपुस्तक विभाजन के समय हिंदी विलुप्त हो भाषा जाती है। और जब दो कोशिकाएं, मतलब एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनती है, जब विभाजन समाप्त हो जाता है तो ये दोनों क्या है, उसका हम लोग अध्ययन कर रहे थे। दिखाई देने लगते हैं या फिर इसी क्रम में हम लोगों ने केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली का कह विलुप्त सकते हैं होना। कि इसी का जो अगला बिंदु दोनों ही विभाजनों में, हमारा जो उत्तर मध्यकाल और जिसे रीतिकाल कहते हैं, उनकी स्थितियां प्रवृत्ति और प्रमुख रचनाकारों के बारे में हम लोग उनका अध्ययन तो कर ये रहे तो क्या थे। हो गई हमारी और इसी क्रम में देखें तो समानताएं। आगे का जो बिंदु है इन दोनों में अंतर क्या क्या होता है। ठीक है, अंतर या फिर विभिन्नताएं क्या होगी। तो देखो, जो समसूत्री विभाजन होगा वो चाहे तो हम जीवों की बात कर ले या फिर पौधों की बात करें, तो जो समसूत्री विभाजन होता है वो पौधों में या फिर जीवों दोनों की ही क्या है, कायिक कोशिकाओं के अंदर होता है। जबकि जो अर्धसूत्री विभाजन होगा वो क्या है, पौधों में भी और जीवों में भी दोनों की क्या है, जनन कोशिकाओं के अंदर होगा। क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन से क्या होता है कि युग्मक बनते हैं। ठीक है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और युग्मक आगे चलकर क्या करते हैं, नए जीव का निर्माण करते हैं आपस में संलयन होकर। तो देखो, समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं के अंदर। ठीक है, जबकि जो अर्धसूत्री विभाजन होगा वो किसमें होगा, जनन कोशिकाओं के अंदर। ठीक है, फिर वो चाहे पौधों की हो या फिर किसी भी जीव की हो। ठीक है, समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं के अंदर होता है और अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिकाओं के अंदर। अब देखो, दूसरा अंतर क्या होगा कि जो समसूत्री विभाजन है, अब समसूत्री विभाजन के पश्चात जो संतति कोशिकाएं बनती हैं, फिर जो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, उनमें क्या है, गुणसूत्रों की संख्या जो उनकी मातृ कोशिका होती है उसके समान बनी रहती है। मतलब कि समसूत्री विभाजन में जितने गुणसूत्र विभाजन से पहले होते हैं उतने ही गुणसूत्र विभाजन के बाद होते हैं। जैसे मतलब मान लो कि अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में क्या है, विभाजन से पहले 46 गुणसूत्र थे मातृ कोशिका में, और जब विभाजन के बाद उस एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनेगी, जो दोनों पुत्री कोशिकाएं होगी, उनमें भी क्या है, गुणसूत्रों की संख्या 46 ही रहेगी। मतलब कि गुणसूत्रों की संख्या ना तो बढ़ती है ना ही घटती है, बल्कि समान बनी रहती है। तो इसमें क्या होगा, विभाजन के बाद जो गुणसूत्रों की संख्या है वो समान बनी रहती है। ठीक है, समसूत्री विभाजन में। जबकि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें क्या होता है कि विभाजन के बाद जो गुणसूत्रों की संख्या है वो आधी रह जाती है। मतलब कि जिस कोशिका में विभाजन हुआ उसमें जितने गुणसूत्र है उसके उस कोशिका से जो दो बाद में कोशिकाएं बनेंगी विभाजन के बाद, उनमें क्या है,
जो उनकी मातृ कोशिका होगी उससे गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाएगी। जैसे अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में क्या होता है, 46 गुणसूत्र होते हैं, और जब उन 46 गुणसूत्रों वाली जनन कोशिकाओं में विभाजन होता है, मतलब कि अर्धसूत्रीय विभाजन होगा, तो उससे जो नर युग्मक बनेंगे, नर में क्या बनेगा, नर युग्मक, और मादा में बनेगा मादा युग्मक। तो उन दोनों युग्मकों में या फिर उन दोनों कोशिकाओं में क्या होगा, गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, मतलब कि 46 की जगह 23 गुणसूत्र रह जाते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि अर्धसूत्रीय विभाजन में क्या है, जो गुणसूत्रों की संख्या है, मतलब कि विभाजन के बाद जो कोशिकाएं बनती है उनमें जो गुणसूत्रों की संख्या है वो कितनी रह जाएगी, आधी रह जाएगी। ठीक है, अब अगला अंतर क्या होगा कि समसूत्रीय विभाजन में क्या होता है, एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, विभाजन के बाद दो कोशिकाएं बनती हैं। लेकिन अर्धसूत्रीय विभाजन में क्या होगा कि अगर एक कोशिका विभाजित होगी तो जब पूरा अर्धसूत्रीय विभाजन समाप्त होगा उसके बाद क्या होगा, एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि समसूत्रीय विभाजन में क्या होगा, 2 पुत्री कोशिकाएं बनती है। ठीक है, मतलब कि एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनेगी, और अर्धसूत्रीय विभाजन में क्या होगा, 4 पुत्री कोशिकाएं बनती है, मतलब कि एक कोशिका विभाजित होकर 4 कोशिकाएं बनाती है। ठीक है, अब देखो कि अगला अंतर हम बोल सकते हैं कि जो समसूत्रीय विभाजन होगा वो केवल क्या है, एक चरण के अंदर पूरा हो जाता है, लेकिन जो अर्धसूत्रीय विभाजन है उसको पूरा होने में क्या है, 2 चरण लगते हैं, मतलब कि वो 2 चरणों में पूरा होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड। ठीक है, तो देखो समसूत्रीय विभाजन क्या होगा, केवल और केवल एक चरण में पूरा हो जाएगा, जबकि जो अर्धसूत्रीय विभाजन है उसको पूरा होने में 2 चरण लगते हैं। ठीक है, अब देखो और अंतर क्या होता है, और अंतरों में देखो कि जो समसूत्रीय विभाजन होता है वो क्या है, 16 से 24 घंटे के अंदर पूर्ण हो जाता है, मतलब कि एक कोशिका से 2 कोशिकाएं निर्मित हो जाती है। जबकि जो अर्धसूत्रीय विभाजन होता है तो अर्धसूत्रीय विभाजन में क्या है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, दिन भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं, या फिर साल भी लग सकते हैं। तो जो समसूत्रीय विभाजन होगा उसका टाइमिंग क्या होगा, 16 से 24 घंटे के अंदर वो पूरा हो जाता है। लेकिन अर्धसूत्रीय विभाजन क्या है, कई दिनों तक भी चल सकता है, कई महीनों तक भी चल सकता है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये कई वर्षों तक भी चल सकता है। ठीक है, अब देखो अगला अंतर क्या होगा कि अब हमें पता है कि देखो कि समसूत्रीय विभाजन और अर्धसूत्रीय विभाजन दोनों ही विभाजन शुरू होने से पहले क्या होता है कि जो कोशिकाएं होती है वो खुद को विभाजन के लिए तैयार करती है, मतलब कि इंटरफेस या फिर हम बोल सकते हैं अंतरावस्था में वो रहती है। ठीक है, और वो जो अंतरावस्था होती है वो समसूत्रीय विभाजन में उसके 3 चरण होते हैं, जीवन, दूसरा एस्परावस्था और तीसरी होती है जीटू प्रावस्था। लेकिन जो अर्धसूत्रीय विभाजन होगा उसमें क्या है, केवल जीवन प्रावस्था पाई जाएगी और एस्परावस्था पाई जाएगी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों में अंतरावस्था पाई जाएगी, लेकिन जो अर्धसूत्रीय विभाजन की अंतरावस्था होगी वो जीवन फेज, एस फेज और जीटू फेज के अंदर बंटी हुई होगी। लेकिन जो अर्धसूत्रीय विभाजन की अंतरावस्था है वो केवल और केवल जीवन फेज और एस फेज के अंदर बंटी हुई होती है। ठीक है, अगला देखो कि अगर हम देखो अगले अंतरों की बात करें तो देखो जो कोशिका विभाजन समसूत्रीय कोशिका विभाजन होगा उसमें क्या है, अगर हम मतलब मान लो प्रोफेज अवस्था के बारे में बात करें, समसूत्रीय विभाजन की प्रोफेज अवस्था और अर्धसूत्रीय विभाजन की प्रोफेज अवस्था, तो जो समसूत्रीय विभाजन की प्रोफेज अवस्था होगी वो क्या होगी, मतलब कि सबसे लंबी प्रावस्था तो होती है दोनों ही विभाजनों में, लेकिन समसूत्रीय विभाजन की प्रोफेज अवस्था क्या है, छोटी होती है और थोड़ी सिंपल होती है। जबकि जो अर्धसूत्रीय विभाजन की प्रोफेज अवस्था क्या होगी, वो क्या होगी, बहुत ज्यादा लंबी होगी और वो क्या है 5 और उप अवस्थाओं में बंटी हुई होती है। ठीक है, तो अर्धसूत्रीय विभाजन में क्या है, सरल प्रोफेज अवस्था पाई जाती है। ठीक है, जबकि अर्धसूत्रीय विभाजन में क्या है, जटिल प्रोफेज अवस्था पाई जाती है और इसकी क्या है 5 और उप अवस्थाएं पाई जाती है। ठीक है, तो अर्धसूत्रीय विभाजन में क्या होगा, जो प्रोफेज अवस्था पाई जाएगी उसकी 5 और उप अवस्थाएं पाई जाती है। कौन कौन सी, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन और डाइकोटिन।
काइनेसिस। अब देखो दोनों में ही क्या है, जो क्रोमेटिन जाल होगा उससे गुणसूत्रों का निर्माण होगा। अब देखो कि समसूत्री विभाजन की जो प्रोफेज अवस्था होती है उसमें ना ही तो समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं, ठीक है, ना ही तो मतलब सिनेप्सिस की प्रक्रिया होगी, ना ही क्या है इसमें जीन विनिमय की क्रिया होती है, ठीक है। जो समसूत्री विभाजन होगा उसमें जीन विनिमय की क्रिया नहीं होती है, मतलब कि क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। जबकि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसकी जो प्रोफेज अवस्था होती है उसमें क्या है, जीन विनिमय पाया जाता है, मतलब कि गुणसूत्रों पर जो जीन्स पाए जाते हैं उनकी जो स्थिति है या फिर उनका जो उनकी जो व्यवस्था है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। ये हो गया प्रोफेज अवस्था में। और क्या अंतर होता है, ये कि जो समसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था होती है उसमें क्या है, जो गुणसूत्र होते हैं वो आपस में जोड़े नहीं बनाते हैं, ठीक है। जबकि जो अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था होगी उसमें क्या है, समजात गुणसूत्र आपस में जोड़े बनाएंगे और उस जोड़े को हम बोलेंगे सिनेप्सिस, ठीक है। तो इसमें क्या है, समसूत्री विभाजन में जो समजात गुणसूत्र है वो आपस में इकट्ठे होकर जोड़े नहीं बनाते हैं, जबकि जो हमारी अर्धसूत्री विभाजन है उसकी जो प्रोफेज अवस्था होगी उसमें क्या होगी, अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्र आपस में जोड़े बनाते हैं, ठीक है। अब हम बाद में अगर मेटाफेज अवस्था की बात करें तो उसमें क्या होता है, मेटाफेज में क्या होगा कि जो प्रत्येक गुणसूत्र होते हैं, मतलब कि अगर समसूत्री विभाजन के मेटाफेज के बारे में बात करें तो उसमें क्या होगा कि प्रत्येक गुणसूत्र एकल होता है और इसके संरचना में क्या है, 2 क्रोमेटिड पाए जाएंगे, मतलब कि इस प्रकार, ठीक है। जबकि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा कि प्रत्येक गुणसूत्र द्विक होगा, ठीक है, और इसकी क्या है, मतलब कि 2 क्रोमेटिड्स पाए जाएंगे इसमें, ठीक है। अब अगर गुणसूत्र बिंदु की बात करें तो जो मेटाफेज में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं उनमें जो गुणसूत्र बिंदु होगा वो क्या है, 2 सेंट्रोमियर में विभाजित हो जाएगा जब कोशिका विभाजन होगा। जबकि अर्धसूत्री विभाजन में क्या है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आगे अगर एनाफेज की बात करें, ठीक है, तो दोनों ही विभाजनों में, मतलब कि समसूत्री विभाजन में भी और अर्धसूत्री विभाजन में भी क्या है, एनाफेज अवस्थाएं पाई जाती है। और एनाफेज अवस्था में क्या होगा कि समसूत्री विभाजन में तो क्या होगा कि समजात गुणसूत्रों के जो जोड़े होंगे या फिर हम बोल सकते हैं कि जो गुणसूत्र होंगे एकल एकल गुणसूत्र वो ध्रुवों की तरफ गति करते हैं समसूत्री विभाजन में। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि प्रत्येक गुणसूत्रों के जो जोड़े होते हैं वो ध्रुवों की तरफ गति करते हैं। अब एनाफेज के बाद आती है टेलोफेज स्टेज। तो देखो समसूत्री विभाजन में तो टेलोफेज स्टेज आती है और टेलोफेज स्टेज के बाद क्या होता है कि जो एक कोशिका होती है वो 2 कोशिकाओं में, या फिर हम बोल सकते हैं कि जब तक टेलोफेज अवस्था समाप्त होती है उसमें क्या होता है कि एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। जबकि अगर अर्धसूत्री विभाजन की बात करें तो उसमें क्या है कि कुछ कोशिकाओं में तो क्या है, टेलोफेज अवस्था आती ही नहीं है, सीधे ही क्या होगा कि गुणसूत्र ध्रुवों की तरफ पहुंच जाएंगे और फिर उसमें सीधे ही क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन समसूत्री विभाजन में क्या है, टेलोफेज स्टेज आ गई। टेलोफेज स्टेज के अंत तक क्या होगा, एक कोशिका में 2 केंद्रक बन जाएंगे और उसके बाद जब कोशिका द्रव्य विभाजन होता है तो उसके कारण क्या होगा, उस एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बन जाती है। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि किसी किसी कोशिकाओं में तो कोशिका द्रव्य विभाजन हो जाता है लेकिन ज्यादातर कोशिकाओं में नहीं होता है, और वो कोशिका क्या करेगी, सीधे ही अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में प्रवेश कर जाएगी और उसमें क्या है, फिर से विभाजन शुरू हो जाएगा। और जब अर्धसूत्री विभाजन सेकंड पूरा होता है उसके बाद क्या होता है, उसमें कोशिका द्रव्य विभाजन होता है और वो जो स्टार्टिंग में एक कोशिका थी वो अर्धसूत्री विभाजन के समापन पर क्या है, 4 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है या फिर एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बन जाती है और उनमें गुणसूत्रों की संख्या भी क्या है, आधी रह जाती है। तो देखो एक बार फिर से देख लेते हैं समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। सबसे पहले इसमें क्या है, समानताएं। तो समानताओं में क्या होगा, दोनों ही विभाजनों में क्या होता है, क्रोमेटिन जाल से गुणसूत्रों का निर्माण होता है। अगला तर्कुतंतुओं का निर्माण होता है और तर्कुतंतु समसूत्री विभाजन में भी बनते हैं और अर्धसूत्री विभाजन में भी बनेंगे। अगला केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली का विलोपन और दोबारा दृष्टिगत होना दोनों ही विभाजनों में होता है, समसूत्री में भी और अर्धसूत्री विभाजन में भी।
अब अगर अंतर की बात करें तो देखो, समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है और अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में पाया जाएगा। अब समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि जब समसूत्री विभाजन पूर्ण होगा तो एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनेगी और उन दोनों कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो उनकी मातृ कोशिकाओं के समान ही रहती है। जबकि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि जब एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती है तो उनमें क्या है, गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। अब तीसरा अंतर, तो समसूत्री विभाजन में एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनाती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा, एक कोशिका विभाजित होकर चार कोशिकाओं का निर्माण करती है। अगला अंतर कि जो समसूत्री विभाजन है वो केवल और केवल एक चरण में कंप्लीट हो जाता है, जबकि जो अर्धसूत्री विभाजन है उसको कंप्लीट होने में क्या है, दो चरण लगते हैं, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अगला जो समसूत्री विभाजन का टाइम होता है वो कम होता है, कितना, 16 से लेके 24 घंटे तक, जबकि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसको पूर्ण होने में या तो बहुत सारे दिन लग सकते हैं या महीने या फिर साल भी लग सकते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन क्या है, एक बहुत ज्यादा लंबी प्रोसेस है। अगला, दोनों ही जो विभाजन है समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों में ही क्या है, अंतरावस्था पाई जाती है, मतलब कि कोशिका विभाजन से पहले क्या करती है, खुद को विभाजन के लिए तैयार करती है। तो जो समसूत्री विभाजन की अंतरावस्था होती है उसको क्या है, 3 और स्टेजेस में बांट सकते हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। जबकि जो अर्धसूत्री विभाजन की अंतरावस्था होगी उसको क्या है, केवल और केवल 2 स्टेजेस में बांटते हैं, G1 फेज और S फेज, इसमें G2 फेज नहीं पाई जाती। अगला अंतर, जो समसूत्री विभाजन होता है उसकी जो प्रोफेज अवस्था होती है वो थोड़ी कम जटिल प्रकार की होती है या फिर सरल प्रकार की होती है, जबकि जो अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट अवस्था होती है वो एक तो बहुत ज्यादा लंबी होती है और वो आगे और क्या है, 5 उप अवस्थाओं में बंटी हुई होती है। अगला, समसूत्री विभाजन में कोशिकाओं में जीन विनिमय नहीं पाया जाता है, मतलब कि गुणसूत्रों पर जो जीन्स पाए जाते हैं उनकी व्यवस्था में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में क्या है, जीन विनिमय पाया जाता है और जीन विनिमय जो आगे आने वाली संततियां होती है उनमें नए लक्षणों के निर्माण के लिए या फिर नए लक्षणों के विकास के लिए आवश्यक होता है। अगला, जो समसूत्री विभाजन होता है उसमें समजात गुणसूत्रों के जोड़े नहीं बनते, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन की समानताएं भी पढ़ ली है और अंतर भी पढ़ लिया है। तो देखो, आपका अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन दोनों अच्छी तरह से कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में हम कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे।